सोचिए, एक ऐसा रेफरी जो पूरी दुनिया के व्यापार का खेल चलाता है। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। लेकिन क्या हो अगर ये रेफरी ही लड़खड़ाने लगे? आज कुछ ऐसा ही संकट WTO के सामने आ खड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ग्लोबल ट्रेड का ये सबसे बड़ा रेफरी क्या ये सचमुच टूट चुका है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और देखिए, इस संकट की जड़ यही है। WTO की एक बॉडी है जिसे आप व्यापार के दुनिया की सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, और ये कोर्ट 2019 से पूरी तरह से ठप पड़ी है। वजह, अमेरिका ने नए जजों की नियुक्ति ही रोक दी। मतलब साफ है, अगर दो देशों में कोई बड़ा ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए तो अंतिम फैसला सुनाने वाला कोई है ही नहीं। अब इस पूरे संकट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये WTO है क्या और इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो WTO एक तरह से देशों का क्लब है और इसका एक ही बड़ा मकसद है ये पक्का करना कि इंटरनेशनल ट्रेड बिना किसी रोक टोक के, भरोसे के साथ और एकदम फ्री चलता रहे। ये ट्रेड के रूल्स बनाता है और हाँ, झगड़े भी सुलझाता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा क्लब बिल्कुल नहीं है। WTO में 166 मेंबर्स हैं, मतलब दुनिया का 98% से भी ज्यादा व्यापार और GDP इन्हीं देशों से आता है। यानी कि लगभग पूरी दुनिया इसके बनाए नियमों से ही चलती है। अगर इसकी कहानी देखें तो इसकी शुरुआत हुई 1995 में, जब इसने GATT नाम के एक पुराने एग्रीमेंट की जगह ली। फिर 2001 में दोहा राउंड की बातचीत शुरू हुई, जो आज तक खत्म नहीं हुई है। और जैसा कि हमने अभी देखा, 2019 में इसकी जो झगड़े सुलझाने वाली बॉडी थी वो ही ठप हो गई। मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है इसका। तो भाई, यहां फैसले होते कैसे हैं? देखिए, सबसे ऊपर है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, जहां सारे मेंबर देश मिलते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब कोई एक देश अपनी मर्जी नहीं चला सकता। हर बड़ा फैसला सबकी रजामंदी से ही होता है। WTO के सारे नियम आप कह सकते हैं 3 बड़े पिलर्स पर टिके हैं। पहला है GATT, ये देखता है सामानों के ट्रेड को, जैसे कार या अनाज। दूसरा है GATS, ये सर्विसेज के लिए है, जैसे बैंकिंग या टूरिज्म। और तीसरा है TRIPS, ये कॉपीराइट और पेटेंट जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। बस इन्हीं तीनों पर ग्लोबल ट्रेड की पूरी इमारत खड़ी है। तो ठीक है, अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं तो चलिए वापस उन असली जंग के मैदानों पर चलते हैं, जहां आज WTO के अंदर सबसे बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। पहला और शायद सबसे सेंसिटिव मुद्दा वो है फूड सिक्योरिटी का। देखिए, एक तरफ भारत जैसे डेवलपिंग देश हैं जो अपनी करोड़ों की आबादी का पेट भरने के लिए किसानों को सब्सिडी देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं WTO के नियम जो इन सब्सिडी पर लगाम लगाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही इमोशनल और कॉम्प्लेक्स डिबेट है। इस बहस को समझने के लिए ना WTO की ट्रैफिक लाइट सिस्टम को समझना पड़ेगा। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मतलब हरी बत्ती, इसकी पूरी इजाजत है क्योंकि ये ट्रेड पर असर नहीं डालती। लेकिन जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है उस पर हैं सख्त लिमिट्स, क्योंकि माना जाता है कि ये ट्रेड को बिगाड़ सकती हैं। और भारत का जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो इसी एम्बर बॉक्स में आता है। और असली पेंच यही है। ये जो लिमिट है ना सब्सिडी की, वो 1986 से 88 के प्राइस के हिसाब से तय होती है। अब आप खुद सोचिए, तब से महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। नतीजा, भारत जैसे देशों की सब्सिडी सिर्फ कागज पर बहुत ज्यादा दिखती है और वो आसानी से लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, भले ही असल में उन्होंने ज्यादा कुछ बदला ना हो। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए 2013 में एक टेम्परेरी जुगाड़ निकाला गया, जिसे पीस क्लॉज कहते हैं। ये भारत जैसे देशों को कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपनी फूड सिक्योरिटी स्कीम्स चलाने देता है। लेकिन जैसा नाम से ही साफ है, ये बस एक अस्थायी शांति है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। भारत तो चाहता है कि उसकी फूड सब्सिडी को हमेशा के लिए ग्रीन बॉक्स में डाल दिया जाए, पर इस पर बात बन नहीं पा रही है। चलिए अब चलते हैं दूसरे बैटल ग्राउंड पर, और ये है डिजिटल दुनिया। आज हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, फिल्में स्ट्रीम करते हैं। ये खरबों डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसके नियम अभी भी पुराने जमाने के हैं। ये पूरा मामला एक चीज पर टिका है, जिसे कहते हैं ई-कॉमर्स मॉरेटोरियम। ये एक पुराना एग्रीमेंट है जिसके तहत कोई भी देश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा। मतलब जब कोई सॉफ्टवेयर या ई-बुक ऑनलाइन खरीदता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, और ये रोक 1998 से चली आ रही है।
तो इसका असर क्या हो रहा है? भारत और साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग देश कहते हैं कि इस बैन की वजह से उन्हें हर साल 5 से 10 अरब डॉलर का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ये वो पैसा है जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर कमा सकते थे, पर कमा नहीं पा रहे। और अब बात करते हैं तीसरे बड़े टकराव की, क्लाइमेट और कॉमर्स के बीच। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता बन रहा है, देश ऐसे कदम उठा रहे हैं जो सीधे सीधे WTO के ट्रेड रूल से टकरा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स। EU का कहना है कि ये उन देशों से आने वाले सामान पर टैक्स है जहां कार्बन एमिशन के नियम ढीले ढाले हैं, और ये क्लाइमेट के लिए एक जरूरी एक्शन है। वहीं दूसरी तरफ भारत और दूसरे डेवलपिंग देशों का कहना है कि ये क्लाइमेट पॉलिसी के नाम पर बस एक बहाना है, एक छिपा हुआ ट्रेड बैरियर है जो उनके एक्सपोर्ट्स को चोट पहुंचाएगा। तो इन सारी लड़ाइयों को एक साथ देखिए, फूड, डिजिटल, क्लाइमेट और ऊपर से एक ठप पड़ा हुआ जस्टिस सिस्टम। इन सबको मिला दें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सचमुच एक ढलान के किनारे पर खड़ा है। आज WTO के सामने हर तरफ से चुनौतियां हैं। बड़े देश अब मिलकर समाधान निकालने की जगह अकेले फैसले ले रहे हैं। झगड़े सुलझाने वाला सिस्टम तो टूट ही चुका है, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन 21वीं सदी की डिजिटल और एनवायरमेंटल हकीकत से तालमेल बैठाने में स्ट्रगल कर रही है। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। अगर ग्लोबल ट्रेड का रेफरी ही मैदान पर ना हो तो खेल कौन जीतेगा? क्या दुनिया का व्यापार जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले नियम पर चलने लगेगा, या फिर सारे देश मिलकर इस रेफरी को दोबारा खड़ा करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे? इसी सवाल के जवाब पर आने वाले वक्त में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य टिका है।